वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, राइट। या तो ये लास्ट वीडियो होगा या फिर इसके बाद शायद और एक वीडियो बन जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इसको आज ही खत्म करने जा रहे हैं। कल तक हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स, हमने कल पढ़े। कल की वीडियो में हमने पढ़े शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। उसमें हम पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी या हुंड्स रूल, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, वो हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं एटम्स में, राइट। और फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये भी हम आज की वीडियो में ही खत्म करेंगे, राइट। हो सकता है आज की वीडियो लंबी जाए, सो टिके रहिए लास्ट तक। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है जो हमने कल पढ़ा था, वो है ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से क्वांटम नंबर्स होते हैं किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, किस तरह से ऑर्बिटल ये क्वांटम नंबर्स उसको कैरेक्टराइज करते हैं, राइट। हमने देखा कि किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है, राइट। यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है। उसमें कौन सा क्वांटम नंबर होता है? एक तो n, दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने देखा l, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर हमने देखा m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सबसे लास्ट में हमने देखा स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज s, राइट। तो ये यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होता है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम में। अब यही क्वांटम नंबर्स जो है, यही क्वांटम नंबर्स हम यूज करते हैं टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम। इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से हम एटम में फिल करते हैं, एटम्स की एनर्जी लेवल्स में फिल करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। सबसे पहले इन रूल्स को देखने से पहले हम एक बात जान लेते हैं दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं। दैट इज वाई हम इन्हीं के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं। हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और उनका केमिकल रिएक्शंस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आते हैं, उनके लिए भी फिलिंग होती है, उनके लिए भी एनर्जी लेवल्स होती है, बट उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। उनके लिए क्वांटम नंबर्स भी डिफरेंट आते हैं। तो वो हम देख लेंगे जब हम अगर आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है कि जिसमें आपको देखना होता है, एक टॉपिक आता है जिसमें आपको देखना होता है किस तरह से हम प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को, इन शॉर्ट न्यूक्लियॉन्स को फिल करते हैं एक न्यूक्लियस में। तो वो तो एक अलग डिस्कशन होता है। हम खाली इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जब हम क्वांटम नंबर जो हमने कल तक पढ़े 4 क्वांटम नंबर्स, उन की बात जब हम करते हैं तो हम खाली इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम सबसे पहला जो देखते हैं, जो रूल देखते हैं वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला रूल यहां पर जो हम लिखते हैं वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। मींस हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम में कुछ सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक मैग्नीशियम के लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन। उसके लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s2 में, वो इस s ऑर्बिटल में होते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में, आपको पता चलेगा किस तरह से हम ये लिख रहे हैं, राइट। तो फिर 3s2 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कि इनके लिए क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखते हैं n। वो दोनों के लिए इक्वल टू होगा, इसके लिए होगा 3 और दोनों के लिए 3 ही है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन 3rd शेल में है। तो यहाँ पर आएगा n का वैल्यू 3, n का वैल्यू इनके लिए 3, राइट। फिर हम l का वैल्यू देखते हैं। l यहाँ पर s सब शेल है, राइट। तो फिर s सब शेल के लिए l का वैल्यू आता है 0। तो फिर दूसरा क्वांटम नंबर l जो है वो इनके लिए आया 0, राइट। अब हम देखते हैं m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s शेल के लिए एक ही होता है, राइट। s सब शेल के लिए एक ही होता है, तो वो वहां पर उसका वैल्यू भी क्या आता है यहाँ पर 0, राइट। और जो सबसे लास्ट में है अब यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए 3 क्वांटम नंबर्स अभी तक सेम ही आ रहे हैं दोनों के लिए, लेकिन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होंगे, राइट। तो देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर अब दोनों के लिए। एक के लिए स्पिन हम जानते हैं 3s में होंगे वो इस तरह से, राइट। एक तो जाएगा ऊपर, दूसरा जाएगा नीचे।
तो एक के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2, तो दूसरे के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होगा -1/2, राइट। तो यहां पर आपने देख लिया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेरीफाई होते हुए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चाहे 3 क्वांटम नंबर यहां पर आपने देखा दोनों के लिए सेम ही है, बट जो चौथा वाला क्वांटम नंबर है दैट इज एस क्वांटम नंबर, वो दोनों के लिए डिफरेंट है। तो ये है पहला प्रिंसिपल, यह है पहला रूल जो आपको ख्याल में रखना होगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इसकी वजह से अब क्या होगा, आप जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे शेल में, फॉर एग्जांपल एससी शेल लेते हैं यहां पर हम, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे आप हमेशा इस तरह से फिल करेंगे, इस तरह से 1 और 2। आप इस तरह से फिल नहीं करेंगे, ये वाला तो ठीक रहेगा, राइट। आप क्योंकि इनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए आप डिफरेंट कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह से फिल किया, इस तरह से और इस तरह से, तो यहां पर आप कौन सा रूल अनफॉलो कर रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां पर फॉलो नहीं हो रहा। दैट इज वाई ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। नीट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑप्शन ये रहेगा, राइट, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा, तीसरा ऑप्शन ये रहेगा और चौथा ऑप्शन ये रह सकता है, राइट। तो फिर यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से यहां पर ये भी गलत है, राइट। लेकिन ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, ये हम देखेंगे ये आगे किसके खिलाफ है। लेकिन यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के खिलाफ ये वाला है, बिकॉज ये वाला कह रहा है कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम है। ये चाहे जिस एन, फॉर एग्जाम्पल एन एस है, यहाँ पर NS2 है, NS2 है, इनके लिए दोनों के लिए यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर n है, s है, यहाँ पर मैग्नेटिक एजिमुथल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, एजिमुथल क्वांटम नंबर s है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, और फिर दोनों के लिए स्पिन भी क्या यहाँ पर आ रहा है +1/2, बिकॉज आपने दोनों को इस सेम ही डायरेक्शन में दिखाया +1/2, राइट। दैट इज वाई यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये अगेंस्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये तो हो गई बात पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद जो हमारे पास दूसरा रूल है वो है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, नो सॉरी नॉट अबव प्रिंसिपल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है दैट ये अबव शायद कोई साइंटिस्ट है उसी का नाम है, अबव फिर लिख लेते हैं, राइट। तो अबव नहीं है, इट्स अबव प्रिंसिपल विच इज मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पूरा पता नहीं इस वक्त, शायद ये लेटेंट टर्म है, which means increasing order of energy। आपको प्रिंसिपल यहां पर मैं लिख दूं, प्रिंसिपल, it means above means increasing order of energy, increasing order, right, increasing order, increasing order of energy। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल किए जाते हैं एटम में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब वो एनर्जी का ऑर्डर कोई तो होगा, वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो वो एनर्जी का ऑर्डर जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं बोहर्स रूल से। किससे? बोहर्स रूल से। तो बोहर्स रूल क्या? बोहर्स रूल्स, तो बोहर्स रूल्स किस काम आते हैं? ये आते हैं काम देखने के लिए कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा सब शेल्स के लिए, शेल्स के लिए, ऑर्बिटल्स के लिए। लेकिन अबव प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल किए जाते हैं एक एटम में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो ये तो आपको याद रखना। अब बोहर्स रूल्स क्या है, इसी से हमें पता चलेगा वो एनर्जी की ऑर्डर क्या है, राइट। तो बोहर्स के रूल हम यहाँ पर देख लेते हैं। बोहर का रूल कहता है कि अगर आपको किसी भी शेल के लिए या किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको एनर्जी देखनी है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको एनर्जी का वैल्यू देखना है, तो वो एनर्जी का वैल्यू आएगा फ्रॉम, कहां से आएगा वो वैल्यू? फ्रॉम n+l रूल, फ्रॉम n+l रूल। अब n+l रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए n जो है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो है वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l ज्यादा होगा, उस ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी मोर होगी। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l ज्यादा होगा, उसके लिए एनर्जी
ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब किसी के लिए हो सकता है n+l, किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l जो है वो इक्वल आ जाए दूसरे ऑर्बिटल के n+l के, जो हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। अभी आप देख लीजिए, अभी आप खाली रूल सुन लीजिए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये सब कुछ, आपको ये फील आनी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, राइट। तो फिर अगर किसी के लिए वो इक्वल होता है तब हम देख रहे हैं जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा उसी की एनर्जी ज्यादा होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, तो आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, एक तो है आपके पास ऑर्बिटल 3s और दूसरा है आपके पास 4d। एक है आपके पास 3s और दूसरा है आपके पास 4p। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख लेता हूं 3d ऑर्बिटल, ठीक है जी। अभी हम इसके बाद वो वाला भी देख लेंगे 3d, राइट। तो देख लीजिए n+l जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपसे पूछा जाएगा किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, 3d में या 4p में। तो आपको n+l रूल लगा देना है। n+l रूल क्या कहता है, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसी में उसकी एनर्जी ज्यादा, तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे जिसका एनर्जी वैल्यू कम, यानी कि जिसका n+l वैल्यू कम। इसके लिए n+l वैल्यू देख रहे हैं, n+l, राइट। वो इसके लिए आएगा 3+2, वो आएगा 5 के बराबर। इसके लिए क्या आएगा 4+1 विच इज इक्वल टू 5। यहां पर मैं इसकी जगह s लिख लेता हूं, सॉरी, सो दैट अभी वो ये तो इक्वल वाली एग्जांपल आ गई, वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं अनइक्वल वाली की 3s, राइट। तो यहां पर इसके लिए n+l क्या आएगा, n+l हम चेक कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3+0, वो आएगा 3, और इसके लिए आएगा 4+1 दैट इज इक्वल टू 5, राइट। 4+1 इक्वल टू 5। देख लीजिए आप, 3s का n+l वैल्यू कम है, इसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, 3s में। अगर आपसे अब पूछा जाए 3s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 4p में, तो आप सिंपल से बात देखेंगे, n+l वैल्यू चेक करेंगे, n+l वैल्यू जिसका कम आएगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3s में जाएंगे यहाँ पर, राइट। अब कभी कभार क्या हो सकता है, n+l वैल्यू सेम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी एग्जाम्पल ली थी 3d और 4p। अब यहां पर देख लीजिए, देखिए n+l वैल्यू मैं लिख लेता हूं, वो किसके बराबर आएगा, n+l यहां पर, ठीक है। तो ये आएगा 3+2, वो आ रहा है 5, और यहां पर आ रहा है 4+1, वो आ रहा है 5, राइट। ये हमने देखा है पिछली वीडियो में कि p के लिए l वैल्यू p जब होगा तब l इक्वल टू होता है 1 के, d जब होता है तब होता है l इक्वल टू 2 के। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है, राइट। तो होप सो कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा ये 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, राइट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले वो वाला वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ पर आ जाए, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम आ रहा है। अब बोहर रूल्स क्या है, वो उसमें से दूसरा रूल क्या कह रहा है आपको, वो ये कह रहा है जब n+l वैल्यू सेम ही होगा तब उस के लिए वही वाला ज्यादा एनर्जी में होगा जिसके लिए n वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर 4 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3, तो फिर ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी 4p की। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, पहले 3d में जाएंगे, क्योंकि एनर्जी, अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, एनर्जी जिस शेल की या जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसी ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो n+l रूल के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोहर रूल के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गई बात बोहर रूल की, राइट। अब इसके बाद होता है और एक रूल है आपके पास, वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिसकी यूज से आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, राइट। वो ट्रिक से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको चौथा रूल, वो इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं और उसके बाद इसको खत्म कर दे। देखिए क्या होता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। देखिए हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी ये क्या कहता है, ये कहता है किसी भी सबशेल में उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तब तक पेयरिंग नहीं करते जब तक कि उसके सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो। अब मैंने ये कह दिया, अब मैं दिखाता हूं, अब मैं आपको फील करवाता हूं कि ये क्या होता है एक्चुअली। देखिए फॉर एग्जांपल 3d, मैं d सबशेल लेता हूं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d सबशेल मैंने ली, ये d सबशेल है,
इसमें 5 ऑर्बिटल है, राइट। अब इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब इस डी सबशेल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, फॉर एग्जांपल 7 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं इसमें, तो तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जा चुका हो। ये कहता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मीन्स कि यहां पर मुझे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करने हैं, पहले 1 2 3 4 5, अब उसके बाद होगा 6। यहां पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का याद रखना है कि क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, तो उल्टा जाएगा यहां पर, ठीक है। 6 और 7, राइट। ये है सही तरीका। अगर आपको हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पता ना हो या आप ये फॉलो ना करो, तो फिर आप क्या लिखोगे, देखिए गलत तरीका क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने का। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। आपने 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल किए, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी फिल किए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग इसने पहले ही स्टार्ट कर दी, जबकि एक ऑर्बिटल अभी ओपन है, राइट। तो फिर ये पेयरिंग कब स्टार्ट होती है? ये पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है, ये वाली दो दो इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में तभी जाते हैं जब पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका हो, राइट। तो फिर सारे ऑर्बिटल्स में अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में पी सबशेल है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो सबशेल के सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे P5 कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है या P4 कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगा ऐसे 1 2 3 4, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल्स में जा चुका होना चाहिए, उसके बाद में ये लिख सकता हूँ, राइट। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, करेक्ट वे क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इस तरह P4 लिखने के लिए 1 देन 2 देन 2 देन 3, अब होगी पेयरिंग स्टार्ट, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस वाले में जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर आपको अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कौन नहीं फॉलो कर रहा है। ऑप्शंस इस तरह से आ सकते हैं, राइट। ऑप्शंस इस तरह से आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में होगा, और एक यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, दूसरा ऑर्बिटल, दूसरा जो है वो ये रहा, ये 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, राइट। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। 1 2, राइट, 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 और 1 और 1 2 1 2। तो कौन सा वाला हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो नहीं कर रहा? देखिए हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इस वाले में देखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी क्वांटम नंबर सेम है, सारे के सारे, इन 2 के लिए भी और इन 2 के लिए भी। तो फिर यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन हुंड्स रूल ऑफ, क्वेश्चन क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। अब ये वाले ऑप्शन में आप देख लीजिए सारे के सारे ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले में जा चुका है, फिर दूसरा पेयर कर रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो फिर यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ऑर्बिटल अभी फ्री है, लेकिन पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है, राइट। एक और 2 पेयर यहाँ पर बन गए, तो फिर ये वाला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन सही होगा, राइट। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है कि क्या कौन से रूल्स क्या कह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता रहा, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, राइट। तो फिर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपको ये रूल्स को जो है देखना होगा और समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, राइट। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं, आपको सारे के सारे रूल्स उसमें कंबाइन हो जाएंगे। देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हम पहले देख लेते हैं एन वैल्यू, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर एल वैल्यू, फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर एन प्लस एल तो नहीं लिखेंगे शायद, खैर। फिर हम देख लेते हैं वहां पर
कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेते हैं, ठीक है। NO लिख ले रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, और फिर यहाँ पर हम उनको लिखेंगे, उन ऑर्बिटल्स को क्या क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं शेल नंबर 1। ये वो ट्रिक है जिससे आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में लिख सकते हो, राइट। तो फिर देख लीजिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जब n का वैल्यू 1 होगा तब L का वैल्यू एक ही वैल्यू होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको कल के रूल्स याद होने चाहिए दैट L जो है उसके वैल्यूज कहाँ से होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं n-1 के, राइट, n-1 के। तो यहाँ पर n-1 आएगा, 1 - 1 0, उसका एक ही वैल्यू है 0, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, 0 के लिए s होता है, तो फिर 1 यहाँ पर 1s आएगा, राइट। ये आपको इस तरह से समझना होगा 1s किस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पर मैं क्वांटम नंबर 2 लेता हूँ, n-1 आएगा, 0 to n-1 होता है वैल्यू ऑफ L, राइट। L के वैल्यूज कितने होते हैं, 0 to n-1, राइट, 0 to n-1। तो यहाँ पर आपको देखना होगा जब n-1 1 है यहाँ पे, तो 0 and 1, यहाँ पर आएगा 0 and 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2। कौन कौन सा ऑर्बिटल है, एक तो है 2s जो कि इसके लिए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 0, राइट, और दूसरा यहाँ पर आएगा 2p, राइट। इस तरह से आपको ये समझना होगा। अब इसके बाद थर्ड जब होगा, थर्ड, तब यहां पर होगा 0 1 और 2, राइट, 0 1 और 2। यहां पर ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। तो यहां पर क्या क्या आएगा, 3s 3p और 3d, राइट। इस तरह से आपको लिखना है। 4 जब यहां पर होगा तो यहां पर आएगा 0 1 2 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर कौन कौन सा होता है वो, 4s 4p 4d और 4f, राइट। तो फिर यहां पर हम इतना लिख लेते हैं अभी, 4f। यूजुअली आपको इतने ही काम आएंगे, राइट। अब हम देखते हैं, हमने बहुत सारे के सारे रूल्स को यहां पर कंबाइन करते हैं हम, ठीक है। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा है वो किस हिसाब से फिल होंगे, एज पर अबव प्रिंसिपल, n+l वैल्यू। और अबव प्रिंसिपल किससे होगा, n+l वैल्यू से हम चेक करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है, और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। देखिए यहां पर n+l वैल्यू इसके लिए होगा, n+l वैल्यू कितना, 1 and 0 is 1। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस वाले में जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर 1s। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो जाएंगे, इसमें भी है 2 and 0, दैट इज 2 and 0 is 2। तो फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, उससे ज्यादा एनर्जी होगी 2s की। फिर होगा, या फिर मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं थोड़ा सा, सो दैट हमें बार बार इसको स्क्रॉल ना करना पड़े, राइट। यहां पर मैं लिख लेता हूं, हाँ। अब इसके बाद क्या होगा, देख लीजिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए 3 और 3 का वैल्यू आ रहा है, बिकॉज 2 + 1 is 3 एंड यहाँ पर 3 + 0 is 3। लेकिन n+l के बाद क्या देखना होता है, n का वैल्यू जिसका कम, तो पहले किस में जाएंगे, 2p में जाएंगे, राइट। पहले 2p में, उसके बाद 3s में, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 2p फिर 3s। फिर यहां पर देख लीजिए 3p और 4s, क्योंकि दोनों के लिए, 4s के लिए 4 और 3p के लिए भी 4 है, n+l। तो फिर जब 4 है दोनों का, तो फिर जिसका कम n वैल्यू, 3p में पहले जाएंगे, राइट। पहले 3p फिर 4s, राइट, फिर 4s। फिर देख लीजिए 3d 4p, फिर 3d 4p। इसी तरह से आपको फिर 4d फिर 4d और फिर लास्ट में 4f। इसी तरह से आपको रूल्स फॉलो करते जाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी एटम की लिख सकते हैं। देख लीजिए फॉर एग्जांपल, इसी को अब हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है सल्फर। सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। 16 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, तो हम देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन इस वाले में पहले जाएंगे 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, कितने हो गए, 2 and 2 is 4, 4 and 6 is 10, 12। तो 6 नहीं जाएंगे उस वाले में, इस वाले में जाएंगे खाली 4, राइट। तो फिर आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2
2s2 जो आप लिखते हैं, राइट, 2p6, 3s2 एंड देन 3p4। तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। इसी तरह से आप लिखना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहां पर, चलिए कैल्शियम लिख लेते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम की क्या जाएगी, यहां पर मैं इन के वैल्यूज को मिटाता हूं बिकॉज यही रहेगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट, यही रहेगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो कैल्शियम के लिए क्या रहेगा एनर्जी का वैल्यू, कैल्शियम के लिए रहेगा यहाँ पर 2, बिकॉज 20 बरने, यहाँ पर 20 होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बर लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, 2 इसमें जाएंगे, फिर 2 इसमें, फिर 6 इसमें, हो गए 10, फिर 2 इसमें 12, फिर 6 इसमें, हो गए 18, फिर 2 इसमें, हो गए 20, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, राइट। तो ये होगी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। खाली आपको ये पता होना चाहिए ये टेबल आप कैसे बना सकते हैं, और ये टेबल आप कब बना पाएंगे, जब आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी हो और आज की वीडियो में भी ध्यान रखा हो, राइट। तभी आप ये वीडियो बना पाएंगे और फिर ये लाइनें देते जाइए और खुद ब खुद सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस बनाते जाइए, राइट। तो ये होगी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में बचता है, हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं अब एक बार। नीट के सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से हमने एक तो पढ़ा आज के अब्बो प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमने पढ़ लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स वो भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स देखिए क्या होता है। डी फॉर एग्जाम्पल पी सबशेल में लेता हूँ, पी सबशेल में मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, राइट। और 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका होगा, पहले 1, 2 और 3, फिर 1, 2 और फिर 1, 2 और तीसरा यहां पर इस तरह से जाएगा, राइट। ये हो गया 6। और फिर ये वाला भी हो सकता है, 3 भी इसमें जा सकते हैं, राइट। 3 कब जाएंगे, 1, 2 और 3। और बाकी के भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक ही भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, राइट, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 3 तो हमने दिखा दिया, इसमें 4 भी हो सकते हैं, राइट, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, और फिर चौथा यहां पर आएगा इस तरह से, या फिर इसमें 5 भी हो सकते हैं, राइट। ये हमने सारे के सारे केसेस यहां पर बना दिए, 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। ये हो गए 6 केसेस पी ऑर्बिटल के। देखिए इन 6 केसेस में सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे मोस्ट स्टेबल होगा ये वाला फुल्ली फिल्ड और ये वाला हाफ फिल्ड, राइट। ये 2 होंगे ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दीज। क्यों, क्योंकि इनमें सिमेट्री है। देख लीजिए यहां पर सिमेट्री है, यहां पर भी सिमेट्री है, यहां पर सिमेट्री नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ, एक यहां पर भी सिमेट्री नहीं है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और यहां पर है, राइट। यहां पर भी सिमेट्री नहीं है, या यहां पर भी सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री जो है वो ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, दैट इज वाई सिमेट्री की वजह से यहां पर क्या होता है, सिमेट्री की वजह से यहां पर फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज दिस वन। इसी तरह से डी के लिए भी है, इसी तरह से एफ के लिए भी है। एफ डी में D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी, D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू D6, D4, D3, राइट। और D10 भी ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इन दोनों में सिमेट्री है। उसी तरह से एफ वाले में भी F7 और F14, ये हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशंस ज्यादा स्टेबल हो गए एज कंपेयर टू नॉर्मल और अदर कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एक्सचेंज एनर्जी, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ अब क्योंकि ये लंबा हो ही गया है। लेट्स सी दैट। देख लीजिए D5 की मैं अगर देख लूं बात, अगर D4 पहले हम देख ले, 1, 2, 3, 4, राइट। फॉर एग्जाम्पल D3 भी ले सकते हैं या कोई और कॉन्फ़िगरेशन अदर देन हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, राइट। अब हमने D4 ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एक्सचेंज एनर्जी देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, और जब ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो ये एनर्जी लूज कर लेते हैं, और उस एनर्जी लूज होने की वजह से एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ओवरऑल सबशेल कम हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पर कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, 1, 2 और 3,
अब ये वाला भी कर सकता है इसके साथ एक, इसके साथ तो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो गया ये वाला, राइट। दैट्स वाई इस वाले के साथ नहीं दिखाएंगे, और दूसरा वाला इसके साथ, और ये वाला खाली इसके साथ, बिकॉज ये वाले दो ऑलरेडी शो हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर कितने हो गए टोटल एक्सचेंजेस? 1 2 3 4 5 और 6 एक्सचेंज यहाँ पर हो जाते हैं, राइट। अब इसी के बरक्स देख लीजिए D5 कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4 5 देख लीजिए, 1 2 3 4, ये वाले 1 2 3, ये इन इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ये वाला 1 2, ये वाला 1, राइट। तो कितने होते हैं टोटल में, आप गिन लीजिए, वो 10 आ जाएंगे। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 10 एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं। अब 10 एक्सचेंज पॉसिबल है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो खुद ऑर्बिटल या सबशेल जो है वो कम एनर्जी पे आ जाएगी, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी आपको यहाँ पर रीजंस याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको सिमेट्री याद रखना है, उसके बाद आपको एक्सचेंज एनर्जी भी याद रखनी है। अब ये दो चीजें जब ज्यादा स्टेबिलिटी देती है तो इसकी वजह से दो आपको एक्सेप्शंस पढ़नी होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। जो मैंने आपको ये ऑर्डर बताया, ये वाला, इस ऑर्डर में दो एटम जो है वो एक्सेप्शनल ऑर्डर दिखाते हैं, बिकॉज एक तो उनमें सिमेट्री जनरेट हो जाती है हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड से, और दूसरा उनमें व्हाट वी कॉल एज उनमें एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये इन दो फंडामेंटल रीजंस की वजह से यहाँ पर एक्सेप्शनल ऑर्डर आ जाता है। उनमें से सबसे पहला है क्रोमियम। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है 24, उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा है कॉपर, जिसमें कॉपर में उसमें एटॉमिक नंबर 29 हो जाता है, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए 24 को पहले देख लेते हैं, राइट। 24 को पहले देख लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जाने चाहिए। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले लेता हूँ उसी जगह पे, राइट। देख लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और देख लेते हैं इन दोनों के लिए। एक सेकंड में इसको थोड़ा नीचे ले लो, तो दैट इसको मैं वहां पहुंचा सकूं। हाँ जी, देख लीजिए, यहाँ पर अब हम इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। पहले D24 देख लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब 24 में एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, इसमें 2 फिर 6 फिर 2 फिर 6 फिर 2 और फिर 4। गिन लीजिए आप, 24 आ जाएगा, फिर इसमें 4। लेकिन होता क्या है एक्चुअल ऑर्डर, यहां पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं फिर से। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, देख लीजिए आप एक बार। हाँ जी, तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आ जाता है यहाँ पर, यहाँ तक तो अंदर से सेम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें चेंज आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है 4s1 बन जाता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है ताकि ये हाफ फिल्ड बने, राइट। वरना D4 रह जाता है, ये हाफ फिल्ड बनता है, D5 बन जाता है। ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, ज्यादा स्टेबिलिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ इच ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम रादर देन दिस एक्सपेक्टेड, राइट, रादर देन दिस एक्सपेक्टेड। तो ये आपको पहला चीज जो है वो याद रखना होगा। क्रोमियम की 3D एक्सपेक्टेड क्या होती है, एक्सपेक्टेड होती है 4s। एक तो होगा अंदर से आर्गॉन होगा अंदर से, इतनी वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आर्गॉन की है, राइट। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में एर्गॉन लिख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर होता है 4s2 3d4, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल होता है आर्गॉन, यहाँ तक तो सेम ही रहता है। एक्चुअल में लिख लेता हूँ यहाँ पे, आर्गॉन में एक्चुअल होता है आर्गॉन अंदर से, फिर 4s में एक ही रहता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन इस 3D में चला जाता है, तो ये बन जाता है 3d5। ये तो होगी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब दूसरा जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है वो होता है
कॉपर का, इसमें 29 होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अब एक और बार, सो दैट इसको हम वहां पर लिख सके। देख लीजिए कॉपर में क्या केस होता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे उतार देता हूँ मैं इसको, देख लीजिए कॉपर में होता है, कॉपर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर मैं पहले ये वाली चीज इसमें मिटा लेता हूँ। हाँ जी, तो कॉपर में क्या होना चाहिए था, कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिल कर लेते हैं हम यहाँ पे, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, फिर इसमें 9, राइट। लेकिन होता क्या है, इसी को हम कॉपी पेस्ट फिर से कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी। हाँ देखिए होता क्या है एक्चुअल में, इसमें भी सेम ही चीज होती है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चला जाता है ताकि ये फुल्ली फिल्ड बने, और ये बन जाता है यहाँ पे 3d9 की जगह 3d10, और 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फिर यहाँ पर क्या बनती है, कॉपर 29 की एक्सपेक्टेड क्या थी, कॉपर 29 की थी एक्सपेक्टेड आर्गॉन, जो कि अंदर से है ये वाला, राइट, इतना तक का आर्गॉन का है, और यहाँ पर रहेगा 4s2 3d9, ये 3 एक्सपेक्टेड। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाता है, तो एक्चुअल क्या बन जाता है, एक्चुअल बन जाता है यहाँ पर आर्गॉन, फिर यहाँ पर रहता है 4s1 और 3d10। ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल, ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको पता होनी चाहिए। और रीजन उसके क्या है, सिमेट्री है, एक्सचेंज एनर्जी है, वो मैंने आपको समझाया। और मैंने आपको समझाया सारे रूल्स ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ओवर हो जाता है। अब इसमें कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है और PYQs है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, मिसलिनियस टॉपिक्स, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, हम कुछ नोड्स के बारे में भी बात करेंगे, और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। मैं आपको श्रोडिंगर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो क्या है। और मैं आपको PYQs अगली वीडियो में कराऊंगा, जिसमें हम सारे के सारे PYQs जो हमने पिछले 10 वीडियोस में पढ़ने की कोशिश की एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उन्हीं के वीडियोस में से सारे क्वेश्चंस PYQ सॉल्व होने चाहिए, राइट। तो फिर एज ऑफ नाउ इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स।